हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 के बचे हुए टॉपिक्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बेस्ड है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो है चैप्टर का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे कि किस तरीके से जो हमने नेम दिया है किसी भी रेंज को, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में। तो देखिए, एमएस एक्सेल में आपको एक फीचर मिल जाता है कि आप जो है सेल रेफरेंस को फॉर्मूला में प्रीडिफाइंड नेम के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपने रेंज का नाम दिया है या सेल का नाम दिया है, उस नेम को भी आप अपने फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है टोटल करना है, तो इस काम को करने के लिए एक फंक्शन होता है एक्सेल में सम के नाम से। तो इस फंक्शन के अंदर देखिए लिखा है C4:C9, मतलब कि इस वाले सेल का नाम देंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है। इस सेल का नाम होगा C4। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे C लिखा हुआ है और इसके आगे 4, तो इस तरीके से इसका एड्रेस हो जाएगा C4। तो C4 लिखा है और जहां तक हमें टोटल करना है, मतलब कहां तक करना है, यहाँ तक हमें टोटल करना है, तो कॉलन लगा के इस वाले सेल का नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ लिख दिया है C9। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे सम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा लिखना नहीं चाहते हैं तो इस काम को आप सिंपली यहाँ पे रेंज का नाम लिख के भी कर सकते हैं। सिंपली आपको इस फंक्शन के अंदर रेंज का नाम लिख देना है जिसका कि आपको सम कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से रेंज का नाम लिख के भी आप ये काम कर सकते हैं, जो कि आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, सम मान लीजिए मुझे जो है यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना है, तो इस रेंज का नाम मान लीजिए मैंने कंप्यूटर रख दिया है, तो इस तरीके से मैं इस फंक्शन के अंदर कंप्यूटर लिख सकता हूँ। तो ये जो रेंज होगी इसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मुझे इस तरीके से इसका सम कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में यहाँ पे देखिए आ रहा है नेम बॉक्स। इसमें जो है मैं इसका नेम टाइप कर दूंगा। मान लीजिए जो है मैं इसका नेम टाइप कर देता हूँ अमित, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अमित जो है इसका नेम सेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में जाता हूँ और यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ इक्वल सम, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं अमित, जो कि मेरी रेंज का नेम है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। देखिए जैसे लिखा है तो यहाँ पे जो रेंज है वो सिलेक्ट हो गई है। अब ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और इसके बाद में मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस कराया, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट हो गया है। मतलब कि यहाँ पे जो है मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जो रेंज है इसका नेम डिफाइन नहीं करता तो मुझे जो है कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता। मतलब कि जो स्टार्टिंग का सेल है इसका नाम देना पड़ता। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे C2, फिर मैं कॉलन लगाता और उसके बाद में मुझे S2 लिखना पड़ता। इस तरीके से करता तब जो है मेरा ये काम होता। लेकिन हमने इसी काम को रेंज के नेम से कर लिया। तो इस तरीके से जो आप रेंज के नेम को फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम चाहें तो रेंज को फिल भी कर सकते हैं। तो फिल करने के देखिए कई सारे तरीके होते हैं। मतलब कि एक्सेल जो है आपको कई सारे तरीके देता है जिससे कि आप रेंज को फिल कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑटो फिल फीचर और दूसरा है यूजिंग फिल ऑप्शन। ये दो ऑप्शन हैं जिनकी हेल्प से आप जो है रेंज को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोनों ही फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑटो फिल फीचर की। तो ऑटो फिल फीचर जो है ये करता क्या है, ये जो ऑटोमेटिकली कंटेंट को फिल करता है सेल्स में। जैसे कि आप सेल के कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और ऑटो फिल फीचर की हेल्प से आप डेटा को बहुत ईजी वे में ऑटोमेटिकली सेल्स में फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मंथ के नेम लिखने हैं या डेज के नेम लिखने हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ऑटो फिल फीचर। मतलब कुछ इस तरीके से जो है आपका ऑटोमेटिकली ये डेटा फिल हो जाएगा। फर्स्ट वाले सेल में आप जनवरी लिखेंगे और उसके बाद में नीचे का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑटो फिल फीचर। इसी तरीके से फर्स्ट वाले सेल में आप मंडे लिखेंगे तो बाकी के नीचे सेल्स में जो डेज होंगे वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो फिल फीचर। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेल में करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको मंथ के नेम लिखने हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जनवरी, ये मैंने जनवरी लिख दिया। अब इसके बाद में मान लीजिए मुझे आगे का डेटा ऑटोमेटिकली फिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे छोटा सा डॉट बन के आ रहा है। ये छोटा सा डॉट बन के आ रहा है, इस पे जो है आपको कर्सर को लेके जाना है और जैसे लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके का साइन जो है आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको जो है माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद में ड्रैग करते हुए इस तरीके से नीचे लेके आ जाना है। तो बाकी के जो मंथ्स होंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप डेज के नेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मंडे और इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डॉट पे क्लिक करूँगा, ये जो डॉट आ रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से ड्रैग करते हुए ले आऊँगा। तो देखिए डेज के जो नेम है वो ऑटोमेटिक फिल हो गए हैं। तो ये फीचर कहलाता है ऑटो फिल। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो 1 2 3 की सीरीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 1,
फिर मैं लिखूंगा 2। इस तरीके से लिखने के बाद में अब जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए जो सीरीज है वो ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। तो कुछ इस तरीके से जो है ऑटो फिल फीचर वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस काम को हम फिल ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो फिल ऑप्शन से करने के लिए सबसे पहले जो आपको सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि जिस रेंज में भी जो आपको ऑटोमेटिकली सीरीज फिल करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में जो आपको होम टैब पे जाना है और होम टैब पे आपको मिलेगा एडिटिंग ग्रुप, जिसमें कि आपको फिल बटन देखने को मिल जाएगा। तो इस फिल बटन की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मंथ के जो नेम है वो ऑटोमेटिक फिल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जनवरी को सिलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए फिल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ से सीरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे जो आपको रो या फिर कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि अगर आपको रो में फिल करना है तो रो सेलेक्ट करेंगे और कॉलम में फिल करना है तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 रहती है, तो यहाँ पे आप 1 रहने देंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो सीरीज जो होगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, मतलब कि जो मंथ के नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगे। इसी तरीके से डेज के जो नेम है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे डेज के नेम को ऑटोमेटिकली फिल करना है विद द हेल्प ऑफ फिल ऑप्शन। तो इस काम को मैं किस तरीके से करूँगा, इस काम को करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक नेम टाइप कर दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ संडे, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा एक सीरीज को जहाँ तक कि मुझे नेम को फिल करना। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और फिर जो है हम जाएंगे होम टैब पे, और होम टैब पे देखिए आ रहा है यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप में ये फिल ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से क्लिक करने के बाद में देखिए आ रहा है सीरीज। तो इस सीरीज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इस सीरीज वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए मिल रहा है ऑटो फिल। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में ओके कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेज के जो नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं। इसके अलावा इस फिल ऑप्शन की हेल्प से आप जो सेल का डेटा है उसको कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरे कॉलम का डेटा कॉपी कर सकते हैं दूसरे कॉलम में, या फिर जो पूरी रो का डेटा है उसको भी अगली रो में कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में डेटा है, इसको मुझे जो है इस वाले कॉलम में कॉपी करना है। तो मैं कैसे करूंगा, इस पूरे को जो है मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा, मतलब कि जिसको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करूंगा और जिस कॉलम में मुझे सिलेक्ट करना है उस कॉलम को भी मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद मैं अगेन जो है मैं यहाँ पे फिल ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, मतलब कि जिस साइड में भी आपको कॉपी करना है वो जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जो यहाँ पे राइट में कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ गया है। और ये काम आप बिना सेलेक्ट किए हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में फिल ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुका है। तो इस तरीके से भी जो आप किसी सेल का, कॉलम का या फिर रो का डेटा कॉपी कर सकते हैं दूसरे कॉलम, सेल या फिर रो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सेल्स को, कॉलम्स को या फिर रोज को इंसर्ट करा सकते हैं एक वर्कशीट में। तो इस काम को करने के लिए जो है मल्टीपल बेस होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पहले तरीके को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड में जो है क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है आपको रो हेडर पे, मतलब कि जहाँ पे भी आपको रो को, कॉलम को या फिर सेल को इंसर्ट करना है वहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट का ऑप्शन। मतलब कि जैसे राइट क्लिक करेंगे इस तरीके की मेन्यू आ जाएगी और यहाँ पे देखिए आ रहा है इंसर्ट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की जो है आपके सामने विंडो आ जाएगी, जिसमें से कि जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब कि अगर आपको एक सेल को इंसर्ट करना है तो आप जो है यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो सेल होगा वो इंसर्ट हो जाएगा और जो बाकी के सेल होंगे वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, मतलब कि जो सेल्स होंगे वो डाउन में शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको पूरी रो इंसर्ट करनी है तो आप इंटायर रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको इंटायर कॉलम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। जो कॉलम होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेम काम को आप जो है होम टैब के सेल ग्रुप से भी कर सकते हैं। होम टैब पे जो है आपको सेल ग्रुप देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा होता है। तो इस सेल ग्रुप में देखिए यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट टैब का ऑप्शन। तो इस इंसर्ट टैब की ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की आएगी। तो इसमें से आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, अगर आपको रो चाहिए तो इंसर्ट सीट रो वाले पे क्लिक करेंगे और कॉलम के लिए जो है आप इंसर्ट कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से सीट को भी इंसर्ट करा सकते हैं, मतलब कि जो वर्कशीट है उसको भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको जल्दी से प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे करते हैं तो इस तरीके से देखिए डेटा है मेरे सामने। अब मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे एक सेल को और इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद में देखिए आ रहा है इंसर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है। तो मैं जो है यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है शिफ्ट सेल राइट, ओके करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो सेल्स हैं वो राइट में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे जो है न्यू सेल इंसर्ट हो गया है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उससे पहले जो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। इस बार जो मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और फिर जो है इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देन इस बार मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट सेल डाउन, ओके करता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं सेल जो है डाउन में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे न्यू सेल इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फिर से जो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, मतलब कि अंडू कर रहा हूँ मैं, और अगेन जो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मैं और फिर से जो है इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटायर रो वाला ऑप्शन आ रहा है। अब जो है मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक पूरी रो चाहिए, तो मैं जो है यहाँ पे इंटायर रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी एक रो जो है इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो कॉलम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट पे फिर जाता हूँ और इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इंटायर कॉलम और ओके कर देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा इस काम को आप होम टैब से भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं मैं और दोबारा से जो है मैं इसको होम टैब से करके दिखाता हूँ। होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे देखिए आ रहा है सेल्स ग्रुप, तो इसमें आप जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सेल अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से जो है आपकी सेम मेन्यू खुल जाएगी। तो इन ऑप्शंस का मैंने आपको यूज बता दिया कि क्या क्या यूज होता है। देखिए ओके करता हूँ तो देखिए सेम काम हमारा हो रहा है। इसके अलावा कॉलम भी अगर आप चाहें तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन, इंसर्ट शीट कॉलम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ से रो को भी इंसर्ट आप करा सकते हैं। देखिए पूरी रो इंसर्ट हो चुकी है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप सेल्स, कॉलम्स या फिर रो को इंसर्ट करा सकते हैं एक वर्कशीट में। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें सेल्स को डिलीट करना हो या फिर कॉलम्स को डिलीट करना हो या फिर हमें रोज को डिलीट करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए डिलीट करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर है। इसको भी करने के दो तरीके हैं। पहले मेथड की अगर हम बात करें तो आप जो है किसी भी कॉलम को, सेल को या फिर रो को डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके की मेन्यू आएगी और यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। तो इस डिलीट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की मेन्यू आ जाएगी और इसमें जो है देखिए सेम ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप जो है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब कि डिलीट होने के बाद में जो सेल्स होंगे वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप, मतलब कि डिलीट होने के बाद में जो बाकी की सेल्स होंगे वो अप में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंटायर रो, और पूरे कॉलम को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे इंटायर कॉलम। तो इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो इस काम को आप जो है होम टैब से भी कर सकते हैं। होम टैब पे जो है आपको सेल्स ग्रुप देखने को मिलता है और इस सेल्स ग्रुप में जो है आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। तो उसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी से आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस कॉलम को जो हमने इंसर्ट करा था, अब मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इंटायर कॉलम और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो कॉलम है वो डिलीट हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ से रो को भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए जिस रो को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डिलीट का ऑप्शन और उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंटायर रो और फिर कर देंगे ओके। तो पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। और सेम काम को आप होम टैब के सेल्स ग्रुप से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे इस वाले सेल को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है डिलीट का ऑप्शन, इस एरो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑप्शन डिलीट सेल, तो इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद में देखिए अगर आप चाहते हैं कि सेल डिलीट हो उसके बाद में जो बचे हुए सेल्स हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएं तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के बचे हुए सेल्स ऊपर की साइड में, मतलब कि अप डायरेक्शन में जो है शिफ्ट हो जाएं तो आप जो है सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेल्स हैं देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए स्पेस खाली हो गया है, लेफ्ट में शिफ्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा मान लीजिए मैं यहाँ पे अप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता तो क्या होता, देखिए कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और अगेन जो है इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ जाता हूँ डिलीट में और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ डिलीट सेल्स पे और इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट सेल्स अप और कर देता हूँ ओके। तो आप लोग देख सकते हैं जो सेल्स हैं वो अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए स्पेस ब्लैंक हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पूरे कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर वाले कॉलम को डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके डिलीट में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डिलीट शीट कॉलम, तो देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है सेल्स, कॉलम या फिर रो को डिलीट कर सकते हैं अपनी MS एक्सेल की वर्कशीट में। अब हम डिस्कस करेंगे
फार्मूलाज को कि किस तरीके से हम एक्सेल में फार्मूलाज के साथ में वर्क कर सकते हैं। तो देखिए MS एक्सेल में जो आप फार्मूलाज के साथ में वर्क कर सकते हैं, तो बेसिकली जो फार्मूला होते हैं MS एक्सेल में, इनकी हेल्प से आप जो है कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की कैलकुलेशन जो आप फार्मूलाज की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल डेटा है तो उसकी कैलकुलेशन आप विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कर सकते हैं। और ये फार्मूला होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि पहले जो है बेसिक फार्मूला होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो टोटल का वाला कॉलम आ रहा है, अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेटा है इसका टोटल आपको यहाँ पे करना है, तो ये काम आप बेसिक फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए इस काम को करने के लिए फार्मूला जो है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब कि इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो बेसिक फार्मूला जो है वो होता है जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर यूज होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन यूज हो रहा है, कोई और ऑपरेटर नहीं है। सभी सेल्स के नेम लिख दिए हैं और उनके बीच में प्लस लगा दिया है, तो सभी सेल्स का जो डेटा है वो प्लस होके यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का अगर आप फार्मूला लगाते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो आप इसको बोलेंगे बेसिक फार्मूला। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो फार्मूला होते हैं दैट इज कंपाउंड फार्मूला, जिसमें कि एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं। मतलब कि जब आप किसी फार्मूला में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड फार्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा और डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो भी यूज होगा। मतलब कि कुछ इस तरीके का डेटा है जहाँ पे कि प्रिंसिपल जो है 4500 है, रेट जो है वो 5 है और टाइम है 3 ईयर्स। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप जो है कुछ इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे इस वाले सेल में। मतलब कि यहाँ पे ये फार्मूला आप टाइप करेंगे और जैसे ही टाइप करके एंटर करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 675 आ रहा है। तो ये जो फार्मूला है वो कैसा फार्मूला है, ये है कंपाउंड फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करा है और डिवीजन का भी साइन यूज करा है। तो इस तरीके के फार्मूले को बोलते हैं हम कंपाउंड फार्मूला। तो चलिए दोनों ही टाइप के फार्मूलाज को मैं जो है आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल फार्मूला की, जिसमें कि जो हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सेल में जब भी आप फार्मूला स्टार्ट करेंगे हमेशा इक्वल के साइन से होगा। अगर आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो वो आपका फार्मूला नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है, फिर जो है आपको अपना फार्मूला लिखना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो है मैं सेल के नाम टाइप कर दूंगा। देखिए इस वाले सेल को लूंगा जो कि है C2, फिर यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर मैं लिख दूंगा D2, फिर प्लस करूंगा, देन E2, फिर प्लस, फिर F2, फिर प्लस का साइन, देन मैं करूंगा यहाँ पे G2, फिर प्लस का साइन, फिर कर दूंगा H2। इस तरीके से मेरा फार्मूला हो गया है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर प्रेस करा है यहाँ पे 504 आ गया है, मतलब कि इन सब का टोटल हो गया है। इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से जो हाँ आप बेसिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं MS एक्सेल में। बात करते हैं कंपाउंड फार्मूला की। तो कंपाउंड फार्मूला में जो है मल्टीपल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 5000। इस तरीके से मैंने लिख दिया। थोड़ा साइज बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि जो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल पाए। ये मैंने साइज बड़ा कर दिया है। यहाँ लिख देता हूँ मैं रेट, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 5%, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइम, सपोज कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4, और इसके बाद में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं फार्मूला। तो मुझे जो यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ये मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ फार्मूला क्या रहेगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। इसके बाद में लिखेंगे हम इस वाले सेल को, फिर हम लगाएंगे इनटू का साइन, फिर लिखेंगे इस सेल को, फिर इनटू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे इस सेल को, और इसके बाद में डिवाइड कर देंगे इस सबको हम 100 से। अब एंटर प्रेस यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1000 आ गया, मतलब कि जिसका सिंपल इंटरेस्ट बना है वो 1000 बन गया है। और ये कैसा फार्मूला है, कंपाउंड फार्मूला है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिक फार्मूला क्या होता है और कंपाउंड फार्मूला क्या होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम फार्मूला में किस तरीके से जो रेंज है उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो फार्मूला में रेंज को यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो मल्टीपल सेल्स हैं उनको आप फार्मूला में यूज कर सकते हैं एक रेंज के तौर पे, जिससे कि जो आपका टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सेल्स हैं इनका अगर आपको सम करना है तो आप क्या करेंगे, सभी सेल्स का नाम लिखेंगे और उनके बीच में प्लस लगाएंगे, उसके बाद में आप सम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर, उनको यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप सिंपली सेल्स की रेंज को डिफाइन कर देंगे। जैसे कि इस काम को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सम। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे इक्वल सम
और उसके बाद में लिखेंगे स्टार्टिंग में वो सेल जहां से कि आपको वैल्यूज का टोटल स्टार्ट करना है, और उसके बाद में कॉलन लगा के दे देंगे वो सेल जहां तक कि आपको वैल्यूज का सम करना है। तो मान लीजिए हमें जो है यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक की वैल्यूज का करना है, तो हमने क्या लिखा C4 और इसके बाद में लिख दिया H4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज का जो है सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सभी सेल्स का जो नेम है वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और सबके बीच में प्लस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सम फंक्शन क्या करेगा, इस रेंज का जो सम है वो कैलकुलेट कर देगा। तो इस फॉर्मूला को सिंपली आपको इस वाले सेल में टाइप कर देना है। जैसे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे सम कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए हमें जो है टोटल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे सम और इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे उस सेल का एड्रेस जहाँ से हमें जो है टोटल को स्टार्ट करना है। तो मैं लिख देता हूँ इस सेल का एड्रेस जो कि है C2, कॉलन लगाएंगे और उसके बाद में लिखेंगे हम एंड वाले सेल का एड्रेस जो कि हमारा H2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H2। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पूरी रेंज जो है सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर देंगे तो जो सम होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद में इसको सिलेक्ट करके नीचे तक का सम जो है आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोफिल फीचर। मतलब कि सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आ रहा है इस पर लेके जाएंगे कर्सर को और इसके बाद में इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो बाकी सबका भी जो सम होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब कि रो के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला में सेल्स की रेंज को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेल रेफरेंस को। तो देखिए सेल रेफरेंस की अगर हम बात करें तो जो सेल एड्रेस होता है एक फॉर्मूला में, उस सेल एड्रेस को ही हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया C9, तो C9 की अगर हम बात करें इस टेबल में वो होगा इस सेल का रेफरेंस जो कि है 75। मतलब कि यहाँ पे जिस सेल में वैल्यू 75 है तो इस सेल का जो एड्रेस होगा वो होगा C9। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम का हेडर है वो C है और रो का जो हेडर है वो 9 है। तो इसलिए इस सेल का जो एड्रेस होगा वो हो जाएगा C9 और इस एड्रेस को ही हम बोलेंगे इस सेल का रेफरेंस। मतलब कि इस सेल के लिए ये जो है एक रेफरेंस है। तो एक्सेल में जो सेल रेफरेंस होते हैं इनके भी टाइप होते हैं। पहले टाइप होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकंड होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और थर्ड होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये तीन तरीके की रेफरेंसिंग होती है। रेफरेंसिंग बोलिए रेफरेंस बोलिए बात एक ही है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने टाइप की सेल रेफरेंसिंग होती है तो आप जो है ये तीन टाइप लिख देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों टाइप के सेल रेफरेंस को कि क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। पहले हम बात करते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस की। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस चेंजेस व्हेन कॉपीड और मूव टू अनदर सेल। मतलब कि रिलेटिव सेल रेफरेंस जो है ऐसे सेल रेफरेंस होते हैं जिनको अगर आप किसी और सेल में कॉपी करते हैं या फिर मूव करते हैं तो वो जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास में इस तरीके का डेटा है और यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं इन दोनों सेल्स पे। मतलब कि यहाँ पे जो है आपने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगा रखा है, लिखा है C3 × D3। मतलब कि इसकी जो है इससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसके बाद में जो है इसका रिजल्ट कैलकुलेट होकर यहाँ पे 5000 आ रहा है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला में जो है सेल रेफरेंस को यूज़ किया गया है, C3 को यूज़ किया गया है और D3 को यूज़ किया गया है। अभी जो फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे देखिए 5000 वैल्यू कैलकुलेट होके आई, लेकिन इस फॉर्मूला को इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो कॉपी करने में क्या होगा, वो फॉर्मूला भी कॉपी होगा और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है 1000 हो जा रहा है। मतलब कि इसने क्या करा, सेल एड्रेस को चेंज कर लिया। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सेल एड्रेस जो है यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। इस वाले सेल की अगर हम बात करें तो इस वाले सेल में जो है जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, C3 × D3 कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगा हुआ था। लेकिन इस वैल्यू को कॉपी करके जब हमने यहाँ पे पेस्ट करा तो जो फॉर्मूला कॉपी हुआ उसमें देखिए सेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो जब भी आप एक फॉर्मूला को कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करते हैं या फिर जो है सेल को कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करते हैं और वहाँ पे जो सेल एड्रेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे सेल रेफरेंस को हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जहाँ पे की जो वैल्यूज हैं जो सेल एड्रेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है। अभी जो हम आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, तो यहाँ पे सेल रेफरेंस जो है वो आपका फिक्स्ड रहता है। मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप उसको कॉपी करते हैं या फिर मूव करते हैं तो वहाँ पे जो सेल एड्रेस होंगे वो चेंज नहीं होंगे। जैसा फॉर्मूला था वो वैसे ही रहेगा, सेल एड्रेस चेंज नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हमें
अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव सेल रेफरेंस की जगह पे हम यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाएंगे, अभी की अगर हम बात करें तो हमने देखा यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला हमने इस तरीके से लगाया, ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको अगर हम कॉपी करें दूसरे सेल में, तो यहाँ पे सेल एड्रेस चेंज नहीं हो, जो टोटल आए वो इस वाले सेल का ही आए, मतलब कि ये सेल एड्रेस ही रहे, यहाँ पे भी यहाँ कॉपी करूँ या यहाँ कॉपी करूँ, वैल्यू चेंज नहीं हो। तो इसको हम एब्सोल्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट करने के लिए हम जो है यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, डॉलर का साइन लगा देंगे। जो सेल का लेटर होता है उससे पहले आप डॉलर लगाएंगे और उसके बाद में भी डॉलर लगाएंगे। इसी तरीके से आप दूसरे वाले सेल एड्रेस में भी जो लेटर है उससे पहले डॉलर का साइन और उसके बाद में डॉलर का साइन लगा देंगे। तो ये जो सेल रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, ये कैसे होगा, ये होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब इस फॉर्मूले को अगर आप कहीं पे कॉपी करते हैं तो वहाँ पे सेल एड्रेस चेंज नहीं होंगे। देखिए जैसे एंटर करेंगे तो टोटल अभी भी आपको 5000 देखने को मिलेगा। लेकिन इस टोटल को कॉपी करके अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, मतलब कि इस तरीके से इस वाले कॉलम में पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आपको 5000 ही देखने को मिलेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो यहाँ पे फॉर्मूला था वही फॉर्मूला आपका रहेगा। कहीं पे भी आप इसको कॉपी कीजिए, मूव कीजिए, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप इस पर डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो फॉर्मूला जो है आपको पिछले वाले जो सेल है इसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप के सेल रेफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसमें कि जो सेल रेफरेंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं कॉपी करने पे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो मिक्स सेल रेफरेंस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि इसमें जो है अगर आप चाहें तो एक पार्ट को जो है चेंज कर सकते हैं और बाकी पार्ट को जो है आप फिक्स छोड़ सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कि आप चाहते हैं कि एक पार्ट तो जो है आपका चेंज हो जाए, दूसरा पार्ट चेंज ना हो। जैसे कि हमारे पास में डेटा है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया, जो कि 5000 आया। तो ये जो हमारा काम रिलेटिव सेल रेफरेंस से भी हो रहा है और ये काम हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से भी हो रहा था। तो रिलेटिव में क्या हो रहा था, अगर हम कॉपी कर रहे थे दूसरे सेल में तो रिलेटिव में जो फॉर्मूला था उसमें सेल एड्रेस चेंज हो जा रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट में जो सेल एड्रेस था वो चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे कि हमें एक पार्ट को तो रिलेटिव रखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो प्राइस है वो चेंज होता रहे, लेकिन जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे फिक्स रहे। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि हर एक प्राइस का जो है 10 क्वांटिटी के हिसाब से ही कैलकुलेशन परफॉर्म हो, क्वांटिटी यहाँ पे 10 ही रहे, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पे वेरी होता रहे। तो इस काम को करने के लिए मुझे जो है यहाँ पे मिक्स्ड रेफरेंस को यूज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को हम कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए हम लिख देंगे इक्वल C3, मतलब कि यहाँ पे जो सेल रेफरेंस रखा है वो हमने कैसे रखा है, रिलेटिव रखा है। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट नहीं करा है, लेकिन इनटू के बाद में हमने जो D3 लिखा है वहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है। मतलब कि D3 है, ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली, ये कैसे रहे, एब्सोल्यूट, ये जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। और सी वाले कॉलम में जो वैल्यू है, मतलब कि C3 में जो वैल्यू है ये जो हमारी कैसी है, रिलेटिव, तो ये चेंज होती रहेगी अगर हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद में जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ जो अमाउंट आएगा वो अभी भी 5000 ही आएगा, मतलब कि अमाउंट की कैलकुलेशन सही होकर आएगी। लेकिन इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को कॉपी करता हूँ अगर मैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए हमें देखने को मिलेगा 2000। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आता 1000, लेकिन देखिए यहाँ पे आ रहा है 2000। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो प्राइस है वो तो 200 ले लिया, मतलब कि सी वाले कॉलम की जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे चेंज हो गई। जैसे मैंने फॉर्मूला कॉपी करा तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, वैल्यू को एब्सोल्यूट कर रखा है, तो इसने 10 ही लिया है, मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन 10 से ही हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है 2000। इसी तरीके से इस वाले सेल में कॉपी करेंगे तो यहाँ पे प्राइस तो आ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे 10 ही रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो एग्जाम्पल है मिक्स सेल रेफरेंस का। मतलब कि अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है C4, मतलब कि ये जो एड्रेस है वो चेंज हो गया। पहले वाले में क्या था, C3 था, तो ये देखिए यहाँ पे C4 हो चुका है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। ये पार्ट देखिए अभी भी आ रहा है D3, मतलब कि इस वाले सेल का एड्रेस ही यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके का जो सेल रेफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जो कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इन सबको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं तो पहले हम लगाते हैं यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस को, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल का साइन, और इसके बाद में दूंगा इस वाले सेल को जो कि है C2, इंटू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर मैं कर देता हूँ D2 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5000 आ गया है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे देखिए कॉपी करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
जैसे मैंने पेस्ट करा तो देखिए यहाँ पे 1000 आ रहा है, मतलब कि जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है C3 और यहाँ पे हो चुका है D3, मतलब कि जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस का। अगर यहाँ पे हम ऑटोफिल को भी यूज़ करते हैं, देखिए मैं करता हूँ, तो बाकी के जो सेल्स होंगे उनमें वैल्यू चेंज होंगी, क्योंकि यहाँ पे सभी में सेल एड्रेस चेंज हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सब में सेल एड्रेस चेंज हो चुके हैं। तो ये एग्जांपल है रिलेटिव सेल रेफरेंस का। बात करते हैं एब्सोल्यूट की। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला को मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे स्टार्टिंग में, और इसके बाद में C के बाद में डॉलर का साइन लगाएंगे, फिर D से पहले डॉलर का साइन लगेगा और D के बाद में डॉलर का साइन लगेगा। अब एंटर करते हैं तो देखिए टोटल अभी भी वही आ रहा है, लेकिन अब जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी वैल्यू क्या आ रही है 5000, मतलब कि सेल एड्रेस ना वो चेंज नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं C2 और D2 ही यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको मैं ऑटोफिल की हेल्प से भी करता हूँ तब भी ये सेम रहेगा। आप लोग देख सकते हैं सब में 5000 आ चुका है, और सेल एड्रेस चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए C2 और D2 ही आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। बात करते हैं मिक्स्ड की, तो मिक्स्ड भी मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कर देते हैं मिक्स्ड। इस पहले वाले पार्ट को जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिलेटिव। डॉलर का साइन हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से भी डॉलर का साइन हटा देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है रिलेटिव सेल रेफरेंस, और जो बाद वाला पार्ट है ये हो चुका है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये हमारा बन जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एंटर करते हैं, देखिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5000 आ रहा है। अब जो है इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, देखिए मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट करने पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है 2000, मतलब कि यहाँ पे जो है देखिए जो पार्ट रिलेटिव था वो तो चेंज हो गया, लेकिन जो पार्ट एब्सोल्यूट था वो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। और अगर आप यहाँ पे ऑटोफिल फीचर यूज करेंगे तब भी आपका सेम काम रहेगा। देखिए मैं करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रिलेटिव वाला पार्ट है वो चेंज होगा, एब्सोल्यूट वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं C4 हो गया, लेकिन यहाँ पे D2 ही आ रहा है। इसी तरीके से इसका चेक कर लीजिए, देखिए C6 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे D2 ही आ रहा है, मतलब कि जो एब्सोल्यूट पार्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है और जो पार्ट रिलेटिव है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। तो आई होप आप लोग को तीनों ही सेल रेफरेंस समझ में आ चुके होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को, कि एक्सेल में जो है फंक्शंस क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हालांकि फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ, एक आध फंक्शन मैंने आपको यूज़ करके भी दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रॉपर तरीके से फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं, एक तरीके के प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जिनकी हेल्प से आप सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। तो फंक्शन जो है बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें कि पहला पार्ट होता है आर्गुमेंट और दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चर। आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके की वैल्यूज होती हैं जो कि फंक्शन में होती हैं, और आर्गुमेंट जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, या फिर कोई लॉजिकल वैल्यू हो सकती है जैसे कि ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, इस टाइप की वैल्यू भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो सेल रेफरेंस होते हैं या फिर जो फॉर्मूला होता है वो भी जो है आपका एज एन आर्गुमेंट हो सकता है एक फंक्शन के अंदर। और फंक्शन में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब कि इस तरीके से कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि हमने जो है सम फंक्शन को देखा, तो यहाँ पे देखिए जो सम है ये फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। यहाँ पे देखिए C4 H4 ये आर्गुमेंट है, और किसके अंदर ये पैरेंथेसिस के अंदर है। ये जो ब्रैकेट होती है इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर ये जो है पूरा पार्ट है, तो इस तरीके से इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक तरीके का ये बेसिक स्केलेटन होता है जो कि फंक्शन का बेस फॉर्म करता है, और जो फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इक्वल के साइन से जो है स्टार्ट होता है। मैंने देखिए आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी फॉर्मूला होगा तो वो हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इक्वल का साइन रहता है, उसके बाद में फंक्शन का नेम होता है, और फिर जो आपके पास में आर्गुमेंट की लिस्ट रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इक्वल का साइन है, फिर फंक्शन का नेम है, और उसके बाद में आर्गुमेंट की लिस्ट दे रखी है। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें फंक्शन लिखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मतलब कि फंक्शन को एंटर करने के लिए रूल्स क्या हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक्सेल में अगर हम बात करें फंक्शन की, तो हर एक फंक्शन जो है वो आपका इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फंक्शन हो, वो हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा जो फंक्शन का नेम है वो हमेशा वैलिड होना चाहिए, मतलब कि जो फंक्शन में फॉर्मूलाज होते हैं उन्हीं नेम से जो आपको फंक्शन को टाइप करना है। अगर आप कोई और नेम टाइप कर देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, जैसे कि सम है, एवरेज है, इस तरीके से काफी सारे फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर। तो जो वैलिड नेम है वही आपको एंटर करना है। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो फंक्शन के नेम
नेम के साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमेशा रहती हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन के नेम में हमेशा पैरेंथेसिस लगी हुई होंगी, मतलब जो ब्रैकेट होती हैं ये वाली, तो ये ब्रैकेट हमेशा लगी हुई रहेंगी। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब आप उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, फंक्शन में ये हमेशा लगी रहती हैं। तो इन ब्रैकेट्स को ही हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस होती हैं, इनमें आर्ग्यूमेंट रहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट होते हैं। और आर्ग्यूमेंट जो है पैरेंथेसिस के अंदर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या फिर जो है दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। और जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे, मतलब कि अगर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो उनको आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि फंक्शन को एंटर करते हुए आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को जो कि एक्सेल में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम फंक्शन की। इसको ऑलरेडी हम यूज करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सम फंक्शन जो है वो क्या करता है, नंबर्स को ऐड करता है, मतलब कि एक रेंज में जो सेल्स होंगे उनकी वैल्यूज को जो है ये ऐड करके रिटर्न करता है। बेसिकली आप कह सकते हैं सम करता है, या फिर आप कह सकते हैं टोटल करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया गया है जो कि है 510। तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज का कैलकुलेट होके आया है। तो यहाँ पे जो हमने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, देखिए लिखा है इक्वल सम C4 कोलन H4, मतलब कि C4 से लेके H4 तक की जो वैल्यूज हैं, जो एक रेंज है उसका यहाँ पे सम कैलकुलेट कर दो। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको जो है 510 देखने को मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो है सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि सम फंक्शन का काम क्या होता है। अब देखिए सम फंक्शन को जो है आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सम फंक्शन में आप मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 1, 2, 3, तो ये क्या करेगा, तीनों वैल्यूज को ऐड करके इसका रिजल्ट जो है आपको 6 दे देगा, मतलब ये तीनों वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सम की हेल्प से आप एक रेंज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब कि C4 से H4 दिया हमने, तो C4 से लेके H4 तक की जो वैल्यूज होंगी उनका सम कैलकुलेट करके ये आपको रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप सम 5, 10, ट्रू, मतलब कि यहाँ पे 5 और 10 जो है ऐड होंगे तो 15 हो जाएगा। और ट्रू कैसी वैल्यू है, ये है लॉजिकल वैल्यू। तो ट्रू के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1, मतलब कि लॉजिकल ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो ये क्या करेगा, इसको 1 को भी ऐड कर लेगा, मतलब ये क्या कर देगा 5 + 10 + 1। तो यहाँ पे जो है आपको 16 रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेगा। अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते तो आपको 15 ही देखने को मिलता, क्योंकि जो फॉल्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रू फॉल्स जो है लॉजिकल वैल्यू है, जिनकी वैल्यू होती है 1 और 0, मतलब ट्रू के लिए 1 होती है और फॉल्स के लिए 0 होती है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है C4 कोलन H4, 15, मतलब कि C4 से लेके H4 तक की जो सीरीज होगी उसको तो सम करेगा ही करेगा, और साथ साथ उसमें जो है ये जो नंबर है लिखा हुआ 15, इसको भी ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे C4 से H4 तक का जो सम आया है वो 510 आया है, तो इसमें जो है 15 और ऐड हो जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा 525। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। इसके अलावा देखिए अगले वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिखा है सम, और यहाँ पे देखिए जो 5 है वो कैसा दिया है, स्ट्रिंग टाइप का दिया है, मतलब कि जो 5 है वो डबल कोट के अंदर है, तो ये क्या है, एक तरीके की स्ट्रिंग है। तो अगर आप इस तरीके से देते हैं तो इसको भी जो है ये कैलकुलेट कर देगा एज अ नंबर, मतलब कि इस 5 को क्या करेगा, ये पहले नंबर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद में इसकी एडिशन परफॉर्म कर देगा। मतलब कि 5 में ऐड होगा 15, तो ये हो जाएगा कितना, 20, और ट्रू की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा टोटल 21। तो इस तरीके से आपको 21 देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सम फंक्शन को लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे सम, उसके बाद में हम देंगे रेंज। जैसे कि मुझे करना है C2 से लेके H2 तक, तो C2 लिखूंगा, इसके बाद में कॉलन लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे जिस सेल पे भी हम क्लिक करते हैं तो उसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो सेल पे क्लिक करके एड्रेस को ले सकते हैं, या फिर जो है आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने वहाँ पे क्लिक करके लिया C2 को, यहाँ पे चाहूँ तो मैं डायरेक्टली टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ H2। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई है, और इसके बाद में पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। सम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 15, तो ये 15 भी इसी में ऐड हो जाएगा। देखिए एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15 ऐड हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ सम, और इसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं जो है स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ वैल्यू 10 लिखी मैंने स्ट्रिंग में। इसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6। तो इन सब का भी यहाँ पे सम कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब कि 10 को पहले कन्वर्ट करेगा नंबर में, उसके बाद में 5 में ऐड करेगा, फिर 6 में ऐड कर देगा। देखिए एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं 21 यहाँ पे हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको लॉजिकल वैल्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ सम, और इसके बाद मैं लिखता हूँ 10, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20, और इसके बाद देखिए मैं लिख देता हूँ ट्रू। तो ट्रू की वैल्यू क्या होगी 1,
10 एंड 20 हो जाएगा 30 और 30 में ट्रू की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे बन जाएगा 31। देखिए एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं 31 हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे जो है फॉल्स लिखता, देखिए मैं लिख देता हूँ फॉल्स, मैंने देखिए यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, अब यहाँ पे 30 ही वैल्यू रहेगी। आप लोग देख सकते हैं 30 वैल्यू हो रही है क्योंकि लॉजिकल फॉल्स की वैल्यू होती है 0। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सम फंक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की जो कि है एवरेज। तो एवरेज जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, एवरेज कैलकुलेट करता है आर्गुमेंट्स का, मतलब कि जो सेल्स देंगे आप उन सेल्स का जो ही एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। इस फंक्शन के अंदर अगर आप चाहें तो एक रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं या सिंपली आप वहां पे स्पेसिफिक वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम में यहाँ से यहाँ तक की जो नंबर्स हैं इनका एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल एवरेज, फिर लिखेंगे C4:H4। तो इन नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करके ये आपको यहाँ पर रिजल्ट दे देगा। मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको 85 देखने को मिल जाएगा। मतलब कि एवरेज जो है यहाँ पे 85 आपको देखने को मिलेगा। देखिए जल्दी से मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा एवरेज और इसके बाद में दूंगा मैं रेंज। जैसे कि मुझे चाहिए C2 से और कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे H2 तक, तो मैं लिख दूंगा H2 और इसके बाद मैं पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होके आ गया है जो कि 84 बन रहा है। और बाकी की वैल्यूज का एवरेज आप जो है ऑटोफिल फीचर की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे तो सबका एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज फंक्शन क्या काम करता है। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की जो कि है काउंट। तो काउंट फंक्शन देखिए क्या करता है, काउंट फंक्शन जो है काउंटिंग करके बताता है न्यूमेरिकल एंट्रीज की, फॉर्मूलाज की या फिर जो डेट एंट्रीज होती हैं उनकी। मतलब कि अगर आपने एक रेंज में कोई न्यूमेरिक एंट्री टाइप कर रखी है या फिर आपने कहीं पे फॉर्मूला लगा रखा है या फिर अगर आपने कहीं पे डेट टाइप कर रखी है तो इस तरीके का जो डेटा होगा इसको ये काउंट करेगा कि टोटल कितनी एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर फॉर्मूला या फिर डेट है। तो उन सबको काउंट करके ये आपको टोटल एक नंबर रिटर्न कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से एंट्री की हुई है। तो यहाँ पे देखिए नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है जो कि लॉजिकल वैल्यू है, फिर ये 0 है, इसमें हेलो है स्ट्रिंग टाइप का और फिर डेट है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाते हैं, देखिए यहाँ लिखा है इक्वल काउंट A2:G2, मतलब कि यहाँ से A2 से लेके G2 तक जो रेंज है इसमें हम काउंट कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल एंट्री कितनी है। तो ये क्या करेगा, आपको 3 आंसर देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए काउंट करेगा इसको, इसके बाद में काउंट करेगा इस नंबर को और इसके बाद में काउंट करेगा इस डेट को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्रीज हैं, 2 न्यूमेरिक एंट्री है और एक जो है डेटा। तो इसलिए यहाँ पे इसने दिया है 3। इसके अलावा नेक्स्ट वाली रो की हम बात करें, यहाँ बना रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है कुछ इस तरीके से, लिखा है A2:D2, मतलब कि इस वाले सेल से लेके इस वाले सेल तक की रेंज को दिया गया है। तो इनकी अगर हम बात करें तो देखिए इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिक एंट्री है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 1 देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इस 4 की, तो 4 के केस में फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से लगाया गया है। देखिए लिखा गया है A4:G4, यहाँ पे A4 नहीं आएगा, A2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें सेल एड्रेस की तो A2 है। तो इस जगह पे आपको 2 कर लेना है और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 कर लेना है। मतलब कि इस वाले सेल एड्रेस से लेके इस वाले सेल एड्रेस तक की रेंज को चेक किया जा रहा है। तो इस तरीके से इस रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल एंट्री कितनी है, 3, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद में 2 और लिख दिया है, तो एक न्यूमेरिकल एंट्री और आ गई, तो ये टोटल एंट्री कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो आपको 4 देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ इक्वल और यहाँ पे लिखता हूँ मैं काउंट, और काउंट में मैं डालता हूँ यहाँ पे A2 और इसके बाद में कॉलन लगा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे G2। कुछ इस तरीके से मैंने रेंज दे दी। देखिए एंटर करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला को मैं चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट वाले रो में लिखता हूँ काउंट और इस बार मैं देता हूँ A2 से लेके और यहाँ कर देता हूँ D2। तो यहाँ पे देखिए रेंज सेलेक्ट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसके बीच में जो हमें यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। थर्ड वाले में फिर से अप्लाई करते हैं मॉडिफाई करके, यहाँ लिखते हैं इक्वल काउंट और इस बार मैं देता हूँ यहाँ पे A2 से लेके G2 तक, ये मैंने रेंज दे दी और इसके बाद में देखिए कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ 3, मतलब कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने यहाँ पे और ऐड कर दी। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा 4, आप लोग देख सकते हैं 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को और ऐड कर दूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, एक वैल्यू और ऐड कर दी तो अब हो जाएगा यहाँ पे 5। जितनी वैल्यू ऐड करेंगे वो वहाँ पे काउंटिंग को बढ़ाता चला जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि काउंट फंक्शन का काम क्या होता है।
बात करते हैं अगले फंक्शन की जो कि है मैक्स। तो मैक्स फंक्शन जो है सिंपली मैक्सिमम वैल्यू को जो है आपको एक रेंज में से निकाल के देता है, मतलब कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको निकाल के ये बताएगा। इसी तरीके से एक मिन फंक्शन होता है जो कि मिनिमम वैल्यू को जो है बताता है, मतलब कि एक रेंज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको निकाल के ये दे देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए रेंज दे रखी है, तो इस रेंज में मुझे पता करना हो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैं जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए मैं लिखा है इक्वल मैक्स C4:C9, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो है मैंने यहाँ पे मैक्स फंक्शन को लगाया है, तो इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको ये निकाल देगा। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने लिखा है मिन C4:C9। तो दोनों ही फंक्शन क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जो है आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देंगे। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे 77 है और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो 65 है। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए मुझे जो है इस रेंज में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, लिखता हूँ मैक्स और मैक्स में लगा दूंगा मैं रेंज को इस तरीके से, यहाँ से लेके D2 से लेके मुझे लेना है कहाँ तक, D11 तक। इस तरीके से मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो है इसने दे दिया 98। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मिनिमम वैल्यू के लिए, मैं लिखता हूँ मिन, फिर लिखते हैं D2:D11, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू इसने दे दिया है 41। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं मैक्स और मिन फंक्शन की हेल्प से। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की जो कि है टुडे। तो टुडे फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये डिस्प्ले कराता है करंट डेट को। और टुडे जो फंक्शन है इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिस्ट शो कर रहा हूँ, कुछ ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग फंक्शंस में भी इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें टुडे की, अगर मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टुडे किसी भी सेल में, तो ये क्या करेगा, सिंपली आपको करंट डेट बता देगा, मतलब जो भी डेट हो रही होगी वो आपको ये दे देगा। इसके अलावा देखिए अगर हम लिखते हैं इक्वल मंथ और इस मंथ फंक्शन के अंदर हम डालते हैं टुडे, तो ये आपको बता देगा कि कौन सा महीना आपका चल रहा है, मतलब कौन सा मंथ जो है आपका करंटली चल रहा है, उस मंथ को ये निकाल के दे देगा। इसी तरीके से अगर ईयर फंक्शन के अंदर हम डालते हैं टुडे को, तो ये आपको ईयर निकाल के दे देगा कि कौन सी ईयर जो है करंटली चल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम लिखते हैं डे फंक्शन के अंदर टुडे, तो ये जो है आपको बता देगा कि कौन सी डेट आज की हो रही है, मतलब डेट क्या है आज, वो डेट आपको दे देगा। इसके अलावा टुडे फंक्शन को अगर टेक्स्ट फंक्शन के अंदर डालते हैं, जहाँ पे कि हम लिखते हैं टुडे और इस तरीके से mm डिफाइन कर देते हैं, तो ये जो है मंथ को आपको टेक्सुअल फॉर्म में देगा। जैसे कि यहाँ पे मंथ का नेम आ रहा है जुलाई, इस तरीके से देगा। ये mm का मतलब है मंथ, तो यहाँ पे जो है आपको मंथ जो है टेक्सुअल फॉर्म में दे देगा। इसके अलावा अगर आपको टेक्सुअल फॉर्म में डे चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे टेक्स्ट, फिर लिखेंगे टुडे और यहाँ पे dd लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि डे को टेक्सुअल फॉर्म में डिस्प्ले कराओ, तो जो भी दिन हो रहा होगा वो आपको ये दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है थर्सडे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप इसको लिखते हैं इक्वल टेक्स्ट डे और इसके बाद में आप देते हैं कोई भी यहाँ पे डेट और उसके बाद में आप लिख देते हैं dd, तो कोई एक पर्टिकुलर डेट है उसका ये डे बता देगा निकाल के कि इस डेट में जो है डे क्या था। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है जिसको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस सबको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेल को मैंने स्मॉल विंडो में ओपन कर लिया है, तो इन सबको मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टुडे की। देखिए मैं लिखता हूँ इक्वल, फिर मैं लिखता हूँ टुडे और इसके बाद में जो है मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं आज की जो डेट हो रही है वो इसने बता दिया है कि आज जो है 10 तारीख है और कौन सा महीना है, थर्ड मंथ है। यहाँ पे देखिए जो डे होता है वो बीच में आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बता रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मंथ की, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ इक्वल मंथ और फिर इसके अंदर लिखता हूँ मैं टुडे, फिर टुडे फंक्शन की ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद में मंथ वाले फंक्शन की ब्रैकेट को बंद करेंगे। एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए उसने बता दिया है कौन सा मंथ चल रहा है, थर्ड मंथ चल रहा है, मतलब कि मार्च चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर लिखते हैं हम इक्वल, फिर लिखते हैं ईयर और इसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे इसके अंदर टुडे। ईयर फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे टुडे इस तरीके से और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए इसने बता दिया है 2025 चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे की। देखिए मैं लिखता हूँ इक्वल डे लिखते हैं, इसके बाद में इसमें लिखते हैं टुडे और इसके बाद में इसके पैरेंथेसिस लगा के डे फंक्शन की पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बता दिया है कि आज डेट जो है 10 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट की। देखिए लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं टुडे, फिर यहाँ पे इस फंक्शन की ब्रैकेट लगाने के बाद में यहाँ लिखेंगे हम mm लिखेंगे हम 4 टाइम इस तरीके से और उसके बाद में यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया है मार्च। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, अगर हमें डे पता करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल, फिर लिखेंगे टेक्स्ट, देन लिखेंगे टुडे। टुडे लिखने के बाद में कॉमा लगा के लिखेंगे यहाँ पे 4 टाइम dd, इस तरीके से 4 टाइम dd लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आज क्या है, मंडे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यार हमें किसी पर्टिकुलर डेट से जो है पता करना हो कि उस डेट में क्या डे हो रहा था, तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट में लिखेंगे हम यहाँ पे डे, और डे फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे डेट को। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता करना है कि 15 मार्च 1993 में क्या डे था, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, देखिए 15 मार्च 1993, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा के हम लिख देंगे dd, 4 टाइम dd लिखेंगे इस तरीके से, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि इस डेट में जो है सैटरडे था, मतलब कि जो 15 मार्च थी 1993 में, वहाँ पे जो डेट था वो सैटरडे था। तो इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये फंक्शन है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेट का डे पता कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, जो कि है इफ़। तो इफ़ फंक्शन जो है ये कंडीशनल फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से आप कंडीशन लगा के जो है डेटा को चेक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, अगर जो कंडीशन आपने इस फंक्शन के अंदर दी है वो आपकी ट्रू हो जाती है उस केस में, और अगर वो ट्रू नहीं होती है, मतलब कि फॉल्स होती है, तो उस केस में ये जो है आपको कुछ और वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से सिंटैक्स रहता है। आप इफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक लॉजिकल कंडीशन लगाएंगे जिसके बेस पे आप चाहते हैं रिजल्ट को कैलकुलेट करना, और ये कंडीशन जब ट्रू हो तो क्या रिजल्ट आए वो आप यहाँ पे देंगे, और ये कंडीशन जब फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट आए वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्कशीट है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं उनके आगे रिजल्ट लिख किया जाए पास, और जिनके मार्क्स 33 से कम है तो उनके आगे लिख किया जाए फेल। तो इस काम को हम करेंगे इफ फंक्शन की हेल्प से। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इस काम को करने के लिए इस वाले सेल में जो है आपको कुछ इस तरीके से इफ फंक्शन को अप्लाई करना होगा, जहां पे कि इफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप कंडीशन वाला पार्ट देंगे। देखिए लिखा है J4 ग्रेटर देन 33, मतलब इस सेल में जो वैल्यू है अगर वो 33 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या प्रिंट करो, पास प्रिंट करो। यहाँ पे देखिए पास लिख दिया है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या हो तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि अगर 33 से ज़्यादा है तो पास लिख के आ जाए, और उससे कम है तो क्या लिख के आ जाए, फेल लिख के आ जाए। तो इस तरीके से फॉर्मूला टाइप कर देंगे, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, तो इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल हमने कैलकुलेट करा है इन सबका टोटल मैं निकाल दे रहा हूँ इस तरीके से ऑटोफिल फीचर की हेल्प से। देखिए सबका टोटल निकल गया है। अब यहाँ पे जो है मैं परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। देखिए परसेंटेज के लिए फॉर्मूला रहता है इक्वल, फिर आप देंगे टोटल का सेल नंबर, ये है टोटल का सेल नंबर, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर आ गई है, और बाकी सबके परसेंटेज हम ऑटोफिल फीचर की हेल्प से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने परसेंटेज निकाल लिया। अब देखिए पॉइंट के बाद में बहुत सारी वैल्यू आ रही हैं, तो इनको जो है आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन दे रखे हैं इनकी हेल्प से। देखिए डिक्रीज बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद की वैल्यू हट गई है। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आप रख सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए पॉइंट के बाद की, 1 चाहिए 2 चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमारी परसेंटेज निकल गई है। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे परसेंटेज के बेस पे पास या फेल यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिजल्ट, ये मैंने रिजल्ट लिख दिया, और इसके बाद में लगाता हूँ मैं फॉर्मूला इक्वल लिखूंगा, फिर लिखूंगा इफ, और इफ में मैं कंडीशन लगाऊंगा, ये वाला सेल दूंगा, और यहाँ लिखूंगा ग्रेटर देन 33, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर डबल कोड में डालेंगे यहाँ पे पास। इस तरीके से पास लिख दिया, और इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा फेल, कि अगर 33 से ज़्यादा है तो क्या हो जाए, पास प्रिंट हो जाए, अदरवाइज फेल प्रिंट हो जाए। इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद में एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पास लिख के आ रहा है, और बाकी सबका हम यहाँ पे ऑटोफिल फीचर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करा लेंगे। तो देखिए सभी के में जो है पास लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी के नंबर चेंज कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10, एंड इसके कर देता हूँ मैं यहाँ पे 2, फिर यहाँ कर देता हूँ 4, और यहाँ कर देता हूँ मैं 6, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेल लिख के आ चुका है। जैसे 33 से नीचे गया है यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे फेल हो चुका है। तो इस तरीके से जो इफ फंक्शन है वो आपका वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल की वर्कशीट में। तो देखिए सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से। मतलब कि जो डेटा है आपकी वर्कशीट में उसको अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं शॉर्टिंग। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमने जो है इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस बच्चे की परसेंटेज सबसे हाई है वो सबसे ऊपर आए, उसके बाद में उससे कम वाला आए, फिर उससे कम वाला आए।
इस तरीके से मान लीजिए मुझे अपनी मार्कशीट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये काम जो है मैं सॉर्टिंग फीचर की हेल्प से कर सकता हूँ। किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए आपको एक्सेल में डेटा टाइप पे जाना होगा और डेटा टाइप में जो आपको शॉर्ट और फिल्टर के नाम से ग्रुप मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए आ रहा है शॉर्ट के नाम से फीचर। इस फीचर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की मेन्यू आ जाएगी। फिर आप जो है यहाँ पे उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको डेटा को शॉर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो आप वहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो यहाँ पे आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको कर देंगे यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसके बाद ओके कर देंगे, जो डेटा होगा वो आपका शॉर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो अभी केस में देखिए हमारा जो डेटा है वो शॉर्टेड नहीं है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है। देखिए यहाँ पे जो है इसकी 86 है, फिर यहाँ पे देखिए 59 आ गया, फिर इसके बाद में देखिए 83 आ रहा है। तो हम चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए शॉर्ट करने के लिए आपको पहले जो है अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, उन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनको कि आपको शॉर्ट करना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद में आपको डेटा टाइप पे जाना है, जो कि इस तरीके से आ रहा है, और इस डेटा टाइप पे देखिए आ रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके की विंडो आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए आ रहा है शॉर्ट बाय, किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, हमें जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज। इसके बाद में देखिए आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तब तो आप रखेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और इसके बाद में ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा शॉर्ट हो चुका है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप देख सकते हैं 86 आ रहा है, 83 आ रहा है, फिर उसके बाद में 73 है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक्सेल में अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डेटा को फिल्टर करने की। तो देखिए एक्सेल में आपको फिल्टर का फीचर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ उसी रिकॉर्ड को देख सकते हैं जिसको कि आप देखना चाहते हैं। बाकी का जो रिकॉर्ड होगा वो आपका टेम्परेरी क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मतलब कि वो डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि मार्कशीट है, तो यहाँ पे जो है इस मार्कशीट में मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अमित का डेटा डिस्प्ले हो, बाकी का हाइड हो जाए। तो इस काम को जो है मैं फिल्टरिंग फीचर की हेल्प से कर सकता हूँ। किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए भी जो है आपको डेटा टाइप पे जाना होगा और डेटा टाइप पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, जिसमें कि आपको फिल्टर का फीचर मिलेगा। इस फिल्टर के फीचर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की जो है मेन्यू आ जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे एरो देखने को मिलेंगे हर एक कॉलम में। तो इसमें से किसी भी कॉलम के एरो पे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की मेन्यू आएगी और फिर जो है आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अमित को टिक रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको अमित का डेटा देखने को मिलेगा, बाकी सबका हाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विराट और सचिन का रिजल्ट देखना है, बाकी का मैं चाहता हूँ हाइड हो जाए। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जाऊँगा मैं डेटा टाइप पे और इसमें देखिए आ रहा है फिल्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरीके से एरो बन के आ गए हैं। फिर इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की जो हमारे सामने मेन्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल वाले पे देखिए टिक होके आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए सारे जो है अनसेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा सिर्फ उनको जो कि मुझे डिस्प्ले कराने हैं, जैसे कि मुझे चाहिए सचिन और इसके बाद में चाहिए मुझे विराट। इन दो को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, बाकी को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और इसके बाद मैं कर दूंगा मैं ओके। तो आप लोग देख सकते हैं बाकी का जो डेटा है वो हाइड हो गया है, सिर्फ और सिर्फ विराट और सचिन का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वापस सबका डेटा लाने के लिए फिर से यहाँ पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑल पे जो है टिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे तो सबका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप जो है डेटा को फिल्टर कर सकते हैं MS एक्सेल में। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।